अच्छा जनाब। सो आज जो पेपर करने लगे वो अक्टूबर नवंबर 2016-23 है। और 2016 के बाद से फिर टाइम इन्होंने बढ़ा के 1 घंटे से 15 मिनट और बढ़ा दिए, तो 1 घंटा 15 मिनट का टाइम हो गया। तो तो स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा जनरल कॉमन से। कहते हैं कि कैंडिडेट नीड टू बी एबल टू रिकॉल एक्यूरेटली इन प्रिसाइज डिटेल ऑल द डेफिनेशन एंड लॉज referred to in the syllabus. A significant amount of credit can be gained by straightforward recall of the knowledge. होशियारी नहीं ना, अपनी फालतू की काम नहीं करने, इधर उधर की चीजें नहीं लिखनी। सही है। जो चीज मार्किंग की में उन्होंने मेंशन की होती है एग्जाम या उन्होंने सिलेबस कंटेंट के अंदर जो है ना मेंशन की होती है सिलेबस के अंदर, तो वहां से आप जाके उसको एक्सेस कर सकते हो कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें किस किस तरीके से वो उस पर मार्क देगा वगैरह वगैरह। सही है। It is usually appropriate to start a calculation by stating the relevant symbol equation. Okay. बगैर सिंबल इक्वेशन के ना लिखो, कुछ कभी कभार नंबर काटे जाए। तो when appropriate candidate should be encouraged to represent the quantities by using the symbol given in the syllabus. Okay, उसके बाहर से मत यूज करना, मतलब जो क्वेश्चन के अंदर जो सिलेबस या सिलेबस के अंदर जो उन्होंने कुछ क्वांटिटीज के सिंबल दिए हुए हैं उसके अलावा अगर यूज करोगे तो वो फिर जो है ना वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। इट इज इम्पोर्टेंट नॉट टू prematurely round values to two significant figure at the intermediate state within the calculation, as this may lead to an incorrect final answer. Candidate should instead wait until they obtain a final answer एंड ओके। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि पहले दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया, उसका जो भी आंसर है उसको टू से फिर राउंड ऑफ किया, फिर उन दो चीज़ों को आगे किसी से फर्दर डिवाइड मल्टीप्लाई किया, फिर उसका आंसर राउंड ऑफ किया, फिर उससे जो फाइनल आंसर बना वो जो है ना वो उन्होंने नीचे कोड करना था तो उसको भी राउंड ऑफ करके दिया, तो उससे जो है ना एरर जनरेट हो जाता है। तो उससे तुम्हें अवॉइड करना है। कैंडिडेट नीड टू प्रेजेंट क्लियरली ऑल of their working in the extended mathematical questions. Well presented calculations show all the discrete step in the logical order. This often enable mark to be gained for working when even when a mistake has been made within the final answer. Final answer का अगर नंबर कट भी जाए तो भी तुम्हें वर्किंग के नंबर मिल जाएंगे। सही है। आज स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेंसिटी हम कहते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। सही है। अच्छा, चूंकि डेफिनेशन है तो इसको ना मार्किंग की एग्जामिनर रिपोर्ट से पहले पहले देख लेते हैं, बाद में आगे चलेंगे। यहाँ पे तो ये कह रहे हैं मास अपॉन वॉल्यूम। सही। एग्जामिनर क्या कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट गिव करेक्ट डेफिनेशन इन स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपनिंग क्वेश्चन। ओके सही। खुश है कैंडिडेट, एग्जामिनर भी खुश है तुम लोग से। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं द मास ऑफ द मेटल स्फीयर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ओके, रो इज द डेंसिटी एंड डी इज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर। ओके, डाटा गिवन है, डायमीटर निकाल देना है। सो m टाइम्स 6/pi रो एंड दिस इज क्यूब रूट। सही है। सो क्यूब रूट मास हमें दिया हुआ है 7.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय पाई विच इज पाई रहने देते हैं इंटू रो 8100। सही। जिन अल्लाह के नेक बंदों को ये नहीं पता कि क्यूब रूट कहाँ से आता है, तो शिव दबा के स्क्वायर रूट करोगे तो क्यूब रूट हो जाएगा। सही। 7.5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 8100। So I am getting 120 exponent 121 or 120 exponent -3 meters, right? अच्छा जनाब। या फिर इसका आप 0.12 भी कह सकते हो। सही। 0.12।
Use your answer in part 1 and find determine the value of d with its absolute uncertainty to an appropriate number of significant figures. Okay, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक एसएफ होना चाहिए, सही है। मतलब जो आंसर होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो वन एसएफ के अंदर होना चाहिए, फिर उस वन एसएफ के अंदर जितने भी डीपी होंगे, सही है। सो इसके अंदर डीपी वो सेम होने चाहिए, डेसिमल पॉइंट सेम होने चाहिए। सही हो गया, चलो आज हम निकाल लेते हैं। सो एब्सोल्यूट परसेंटेज अनसर्टेनिटी देख लेते हैं, 6 और पाई के अंदर तो नहीं होगी। सो जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी डी के अंदर, वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही होगी मास से, सही है। और टू दी अच्छा उसके ऊपर जो है 1/3 की पावर है, सो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 की पावर, सही है, प्लस डेंसिटी, और उस पर भी क्यूब रूट है, सही है। सो 1/3 की पावर है, 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। सो 3 एक्चुअली डिवाइड हो रहा होगा, सही है। अच्छा जनाब, सो परसेंटेज अगर हम ले लें तो मास आ रहे थे, मास की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है, ओके, 4/3 प्लस 5/3, राइट। So, so this become 9/3, 3% परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, सही। हमें ये पता है कि भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज बेसिकली इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डी डिवाइडेड बाय डी इंटू 100, राइट। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी 3% डिवाइड बाय 100, सही है। ये वाला यहाँ पे आएगा, सही है। और उसके बाद जो है, जो डी की वैल्यू है वो है 120.9 एक्सपोनेंट -3, सही है, इज इक्वल टू डेल्टा डी, सही है। सो निकाल लेते हैं। 3/100 into answer. So I'm getting 3.62 exponent -3, सही है। ये मेरे पास आ गई डेल्टा डी, सही है। इसको अगर तुम लिखना चाहो तो तुम इसको किस तरह से लिख सकते हो, 1 डीबी पे लिखना चाह रहे हो, 1 डीबी पे तुम जो है इसको 1 एसएफ पे लिखना चाह रहे हो, तो इसको 4 एक्सपोनेंट -3 कर दो, और उसको फिर जितने सेम डेसिमल प्लेस में लिखना है, सही है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, तो एक ये हो जाएगा 4, सही है। और यहाँ पे अगर हम इसी जैसे इसको लिख लें, 1 2 3 4, सही है। और इसके अंदर डेसिमल प्लेस काउंट कर लो, 1 2 3 डीपी। सो इसको 3 डीपी पे लिख दो, ऊपर वाली वैल्यू को 0.12 एंड 1, सही है। सो दिस इज 3 डीपी, सही है। डीपी डीपी दोनों के अंदर सेम होनी चाहिए, और मतलब डेसिमल प्लेसेस हम जो है ना एब्सोल्यूट से जो है ना एक्चुअल वैल्यू को निकालने के लिए, एक्चुअल वैल्यू की वैल्यू लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, और एस एफ जो है वो उसके आंसर को यूज़ करने के लिए करते हैं, सही है। निमट गया, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देख लो, सही है। इसी फॉर्म के अंदर तुम्हें देनी होगी, ऑल दो द आंसर वाज दैट, सही। 1 नंबर तुम्हें उस आंसर का दे रहा है, सही, ये लिखने का। अगर तुम नहीं लिख पाए तो 1 नंबर तुम्हारा यहाँ पे कट जाएगा, सही। अच्छा जी, तुमसे क्या कह रहे हैं कि मेजॉरिटी आंसर was calculated by majority of the candidate, a small number of candidate were either unable to transpose the equation or calculate the square root instead of the cube root, right। ये तुम्हें पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी में स्क्वायर रूट बंदा लगा देता है, तो उसका ध्यान रखना प्लीज। सही है, अनसर्टेनिटी में वही फड्डा जिक्र करेगा। A small number of candidates were able to determine the percentage uncertainty and hence the actual uncertainty in the value of the diameter d. The majority of the candidates did not add the given percentage uncertainty for the term in the expression for d and then divided by 3, सही है। उन्होंने divided by 3 नहीं किया था। Those who successfully calculate the percentage uncertainty were generally able to calculate the absolute uncertainty. A significant number did not gain the last mark either because they gave the value of d to too few significant figure, सही है। d की वैल्यू अगर तुम 0.12 दोगे इंस्टेड ऑफ 0.121, सही है, तो वो जाहिर बात है गलत हो जाएगा। और दे गिव द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू टू मैनी एस एफ, यानी इसने तुम्हें जो है ना 4 एस एफ के अंदर दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ वो एक एस एफ के अंदर, सॉरी 2 एस एफ के अंदर तुमने दिया हुआ है। तो ये जीरो डेसिमल और नंबर के बीच के जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, राइट, ये याद रखना।
सो ये 2SF के अंदर 0.36 2SF के अंदर है 0.00 जीरो नॉट सिग्निफिकेंट हेयर, मतलब ये तुम्हें पता होना चाहिए कि 0.04 इज 1SF, राइट। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे 0 पॉइंट, अगर कोई नंबर इस तरह से रहे, सो दिस इज 3SF, राइट। ये 1SF 3 dp है एंड दिस इज 3SF 3 dp, राइट। सो इसको प्लीज ध्यान में रखना। और अगर तुम्हारे पास इस तरह से लिखा हो 3.300, सही है। सो दिस कैन बी 1SF 2SF और 3SF डिपेंडिंग अपॉन कि आपका आंसर या आपकी इवेल्युएशन किस तरह से चल रही है पीछे की, राइट। बट अगर यहाँ पे तुम पॉइंट लगा दोगे, सो नाउ दिस डेसिमल और दिस जीरो विल इज अ सिग्निफिकेंट, राइट। तो ये चीज याद रखना। अच्छा जी, a significant number use the percentage uncertainty as absolute uncertainty and give an incorrect relationship as this. ओके, थ्री वहां पे नहीं आएगा, सही है, वो याद रखना। चलो, ये सिलेबस में नहीं है, सही है। अच्छा जी, हुक्स लॉ की बात करते हैं। सो हुक्स लॉ हमारे पास होता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, सही है, प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ proportionality is not reached, सही। अच्छा जनाब, the variation with the force x of the compression, ओके। तुम्हें फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बना हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो तुम्हें स्प्रिंग कांस्टेंट बताएगा के, सही है। इस ग्राफ का जो एरिया होगा वो तुम्हें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताएगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सही हो गया। अच्छा जनाब, the spring is fixed to the closed end and the horizontal tube. A block is pushed into the tube, so the spring compress as shown. Okay. The compression of the spring is 4. The mass of the block is that much. Calculate the spring constant of the spring. सही है जनाब। सो 4 की कंप्रेशन आ रही है, तुमने 4 की कंप्रेशन पे लोड क्या लगाया होगा? 20 22 24 ओके। सो ये तो हम ये कह रहे थे कि भाई स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू द ग्रेडियंट, सही है। और हम ये कर देते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 24 और ज़ीरो, सही। 24 - 0 डिवाइडेड बाय, और ये है 4 एक्सपोनेंट -2 - 0, सही है। तो ये किया जाएगा। अच्छा, ये वाली गलती मत करना कि उससे मास दिया हुआ है तो तुम इसको 9.81 बना के इसको फोर्स बना दो, सही है। रिस्टोरिंग फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो स्प्रिंग के अंदर होगी, वो ये वाली फोर्स नहीं होगी, सही है। तो वो गलत हो जाएगा अगर तुम उससे ऐसे करोगे। सो यहाँ पे आ रहा है 24 डिवाइडेड बाय 4 एक्सपोनेंट -2। सो मेरे पास आ रहा है 600, सही। अब 600 इज 1SF भी है 2SF भी है, तो वो उसको 2SF कर लेगा। सो ये शो दैट द वर्क डन टू कंप्रेस द स्प्रिंग बाय 4 सेंटीमीटर इज 0.48 जूल, सही है। तो तुम्हें पता है कि एरिया अंडर द ग्राफ से आ जाएगा, सही है। सो सही है, 1/2 इंटू, अब देखो 4 तक उसने बोला हुआ है तो फिर 5 तक मत चले आना प्लीज, पूरे ग्राफ का एरिया मत निकाल लेना, उससे सिर्फ यही का बोला हुआ है, सही है। 4 × 22, यूनिटी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। 24th आई थिंक, 24th, राइट। सही हो गया। सो ये हो जाएगा 48, हाँ सही, 0.48 बन रहा है, सही हो गया। चलो,
The block is now released and accelerate along the tube as the spring return to its original length. The block leaves the end of the tube with a speed of that much. Calculate the kinetic. तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे समझ में आना चाहिए, राइट? क्योंकि तुमने स्प्रिंग को स्ट्रेच कंप्रेस किया हुआ है, तो यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। सही, जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट? सो अच्छा जनाब, सो यहाँ पे फिलहाल काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो हाफ मास उसने दिया हुआ 0.025, सही है। और वी उसने दिया हुआ है 6 का स्क्वायर, राइट? सो इसको निकाल लेते हैं। सो मेरे पास आ रहा है 45, सॉरी 0.45 आ रहा है, सही है। अच्छा, तुम एक चीज शायद इसमें नोटिस कर रहे होगे, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से तुम सोचो, तो जितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट होनी चाहिए, लेकिन सारी की सारी कन्वर्ट नहीं हो रही है। 0.03 जूल्स कहीं ना कहीं लॉस हो रहे हैं। सो वो आगे इसी से रिलेटेड कुछ पूछने लगा है। सही है, आ जाओ। अज्यूम दैट द स्प्रिंग हैज नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी एंड, यानी स्प्रिंग की मोशन में कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई है, सही है। As the block leaves the tube, determine the average resistive force acting on the block as it move along the tube. सही है। तो तुम्हें दिख रहा है कि भाई loss in elastic potential energy must be equal to the gain in kinetic energy, सही है, plus the work done against the resistive force, work done against the resistive force, right? So this is what the law of conservation of energy says, right? So 0.48, सही है, is equals to 0.45 plus that work done due to रेजिस्टिव फोर्स। सही, याद रखना प्लीज, इसमें ये इसको रेजिस्टिव फोर्सेस डायरेक्ट मत ले लेना। एनर्जी की इक्वेशन में तुम फोर्सेस नहीं ला सकते हो, राइट? सो एनर्जी की इक्वेशन एनर्जी की ही फॉर्म में होनी चाहिए। 0.45, तुम्हें पता है कि वर्क डन हमारे पास होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे तुम्हारे पास कितनी थी, 4 सेंटीमीटर थी, राइट? सो तुम 4 सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, सही है। सो 0.03 डिवाइडेड बाई 4 एक्सपोनेंट -3 इज इक्वल टू एफ, सही है। So I'm getting 0.75. Okay. Determine the efficiency of the transfer of the elastic potential energy from the spring to the kinetic energy. Efficiency का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि useful output divided by total इनपुट। और यहाँ पे हमारे पास जो है ना एनर्जीज होती हैं, सही है, क्योंकि अभी हमने पूरी इक्वेशन एनर्जी की फॉर्म में बनाई हुई है। उसको हम एनर्जी ही की टर्म में सबको लेके चलिए, पावर की टर्म में पावर आउटपुट पावर इनपुट लग के फिर एनर्जी के काम मत करना शुरू कर देना, बहुत गंदी बात होगी। सही है। अच्छा जनाब, सो जो 0.45 की कन्वर्ट हो रही है 0.48 में से, राइट? सो अगर हम देख लें 0.45 डिवाइड बाई 0.48 इंटू 100, सो 93% या 94% मेरे पास जो है इसकी एफिशिएंसी आ रही है। कंप्लीट हो गया, बेहतरीन हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, ये तो तुम्हें स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए इक्वेशन लिखनी है या फिर ग्रेडियंट तुमने लिखना है। हमने ये वाले काम से किया है, ये निकल आ गया, सही है। एरिया अंडर द ग्राफ मैंने ये लिख दिया, सही है। तुम्हें कोई ना कोई इक्वेशन लिखनी होगी, सही है। ऐसे काम में शुरू कर देना, वरना वो फिर नंबर काटेगा उसके, सही है। देखो वो एक नंबर दे ही इस चीज़ के रहा है, या तो फॉर्मूला लिखो या ये लिखो एरिया अंडर द ग्राफ, तो तुम्हें एक नंबर मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी का तुम्हें इक्वेशन लिखने का एक नंबर दे रहा है, राइट? तो ये चक्कर है। अच्छा जनाब,
वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स, मैंने ये पूरी इक्वेशन भी बना के दिखाई है, राइट। तो ऑल दो वो वैल्यू लिख के भी ये नंबर दे देगा, सही है। सो सही है, 94%। ओके, एग्जामिनर के देख ली तो बातें क्या कर। स्टेटमेंट तो डेफिनेशन थी वो जो सही है। मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट वर एबल टू गिव द करेक्ट इक्वेशन फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्मॉल minority did not convert the compression given in the centimeter into meter, सही है। Some candidate use the weight of the block for the force that produces the compression, ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये गलत तरीका है, सही है ना। तो इसको इसको प्लीज इसका एहतियात करना। Majority of the candidate give the adequate solution to explain that the work done to compress the spring is this. Some candidate gain no credit for this. Show that question by producing an unexplained factor of 0.4, सही है, conveniently halfway through their working to achieve the required answer। मतलब तुम अगर ग्राफ में 0.5 का फैक्टर लगाते हैं ना, जैसे 1/2.5 आता है वो, सही है। सो अगर तुम वो लगा रहे हो तो अगर वो ऐसे ही नाजिल हो गया है, तो फिर वो उस पे जो है ना तुम्हारे सामने गालियां दे रहे हैं, सही है। तो इसलिए उसको उसका प्लीज उसका ध्यान रखना, सही है। सो to make it the clear physics that has used to arrive at the answer. Okay, I should sorry. Some candidate gain no credit for this. Show that question by producing an unexplained factor of 0.5 conveniently halfway through their working to achieve the required answer. It is important ensure that question for the candidate to make it clear clear the physics that has been used to arrive at the answer. Right. A few gave answers such as this without making it clear where the value of 12 has come from. Okay. A significant number gave an answer of this with 0.96 and then divide by 2 to get that. This solution does not make it clear why it is necessary to divide by 2, right? Divide by 2 basically ये देखो, जिन बच्चों ने डिवाइड बाय 2 किया वो इसलिए क्योंकि पहले उन्होंने इस स्क्वायर का एरिया निकाला, सही है। लेकिन क्योंकि ट्राइंगल हमें रिक्वायर्ड है, सो ट्राइंगल की वजह से जो हम एरिया अंडर द ग्राफ में जो बना वो 2 लगाते हैं, वो ट्राइंगल की वजह से लगाते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। तो उन्होंने डिवाइड डिवाइड बाय 2 किया आंसर लाने के लिए। तो ऐसा मत करना, तुमने लिखना होगा कि एरिया अंडर द ग्राफ, और चूंकि ट्राइंगल का एरिया अंडर द ग्राफ में कन्वेंशनली बना वो 2 लगते हैं, सो इस वजह से तुम्हारा काम सही हो जाएगा, राइट। तो ये शो दैट वाले क्वेश्चन में तुम्हें जो है ना ध्यान रखना है। ओके, दिस क्वेश्चन वाज वेल आंसर्ड, काइनेटिक एनर्जी इसमें निकालनी थी। फिर उसके बाद अगले में जो रेजिस्टिव फोर्स वगैरह था, this question was difficult and the correct answer was obtained by a small minority of the candidates. Some incorrect answer linked the difference in the kinetic energy or the potential energy directly with the resistive force. Some candidate attempt to calculate an acceleration by assuming that the acceleration was constant. Resistive forces मौजूद है तो acceleration constant मे भी होगी मे भी नहीं होगी, आप कह नहीं सकते, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। In some cases, the presentation of the answer was difficult to follow because there was a string of numbers with no clear subject to form an equation or no explanation where the subject of the equation was suddenly changed, right? Most candidates answered this question correctly. तो जनाब बस ये चीज़ तुमने ना बस ध्यान में रखनी कि जो ये वाला जो पार्ट है वो कह रहा है ये थोड़ा सा मुश्किल था। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है वो किस तरह से लूज हो रही है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन के अंदर जा रही है, राइट। आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा जनाब, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मुझे एक नंबर की आती है, एक नंबर की याद आ रही है, देखते हैं 2 नंबर में वो क्या डेफिनेशन बताता है। हमने जो रट्टा लगाई हुई है वो लगाई हुई है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ये 1 नंबर की है, 2 नंबर की नहीं। देखते हैं 2 नंबर में क्या लिखते हैं। द नंबर ऑफ द ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ये तो हमने लिख लिया। ऑफ द सोर्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव और अ पार्टिकल। द नंबर ऑफ द वेव लेंथ वेव फ्रंट पर यूनिट टाइम पासिंग अ पॉइंट। ओके, सो हमने ये भी लिखना है, पासिंग थ्रू अ पॉइंट। सो 2 नंबर के लिए दूसरे नंबर में तुम्हें एक आध पॉइंट का जिक्र कर देना, सही है। इसकी ये भी देख लेंगे।
Answer to this question was generally incomplete, मेरी तरह. A significant number have an idea of the meaning of the frequency without being able to express it accurately. A common answer that was not accepted was the number of oscillation per second. Per unit time हमने लिखा है. The phrase the number of complete oscillation per unit time should be avoided because it implies that the frequency must be अच्छा जी. The phrase the number of complete oscillation per unit time should be avoided because it implies that the frequency must be an integer value. Very few candidates refer to the fact that the oscillation is at a point or अच्छा जी. Number of oscillation अजीब बात कर रहे हो. The phrase the number of complete oscillation नंबर अच्छा नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिखना है सही. नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन लिखोगे तो वो गलत सेंस बना रहे हैं राइट. सो मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन रहोगे तो उसका मतलब होगा कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है 5 वेव एक जगह से जा रही है, 6 वेव एक जगह से जा रही है. 6.5 फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती फिर अगर आप नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करोगे ना तो 6.5 नहीं हो सकती राइट. सो कंप्लीट मत लगाना प्लीज. अच्छा जनाब सीआरओ दे दिया है तुम्हें. ओके. और सीआरओ की तुम्हें स्क्रीन बना दी है. टाइम बेस्ड सेटिंग उसने दे रखी है. और शो दैट द फ्रीक्वेंसी इज दैट मच कर देते हैं भाई. सीआरओ में बहुत से बच्चों की जान निकलती है. अच्छा देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई दिस इज द ओके. अब देखो वेव यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है. दिस इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट सही है तो इसको प्लीज ध्यान में रखना. अगर मैं ना उल्टी काउंटिंग कर लेता हूँ सही है. देखो यहाँ से यहाँ तक दिस इज नॉट द कंप्लीट वेव राइट. दिस इज नॉट द कंप्लीट वेव. let me change the color. So this portion is not the complete wave, right? So ये मत करना प्लीज. या तो तुम जो है वो यहाँ से यहाँ तक की वेव ले लो सही है. या तो तुम इस हाईएस्ट पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की वेव ले लो सही है. एक वेव लेंथ है तो इसमें बॉक्सेस यूज कर लो बस सही है. तो हम ऊपर वाली ले लेते हैं यहाँ से. सो दिस इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.2, 2.4, 2.5 सेंटीमीटर सही है. सो हमें पता चला है कि भाई वन वेव इज of 2.5 centimeter long, right? And we also know that k uh, one box 1 centimeter. So 1 centimeter is 1 centimeter is 250 microsecond. So how many microns of the second will be required for one wave, right? So this is the time period which is unknown. So जरा cross multiply कर देते हैं. So 250 microsecond into 2.5. So मेरे पास आ रहा है 250 into 2.5, 625. 625 microsecond is my time period, right? And अगर मैं इस टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी की निकाल दूँ t is equals to sorry f is equals to 1 over t. So 625 एक्सपोनेंट -6 माइक्रो के लिए सही है. तो ये मेरे पास आ रहा है एग्जैक्टली 1600 सही हो गया. चलो. अच्छा जी. अच्छा डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन पहली दफा यहाँ पे ऐड हुआ है सिलेबस में 2016 में पहली दफा ऐड हुआ था सही है. सो शायद उन्होंने वही दिया हुआ है. A loudspeaker in B emits the sound in all the direction. A person attaches the loudspeaker to the string and then swings the loudspeaker at a constant speed in the horizontal circuit above his head. बहुत ही फारिग बंदा है भाई. अच्छा an observer is standing a large distance away from the loudspeaker heard sound of a maximum frequency. The speed of the sound in the air is this much. Okay.
अच्छा जी, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास आ रही है इतनी। सही है, दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। सही है। और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हो रही है, इसका मतलब है करीब आ रहा है। सही है, यानी कमिंग टूवर्ड अस। सो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा लो, एफ इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी ऑफ एस टाइम्स एफ, राइट। सो ये जो फॉर्मूला हमने डिसाइड किया, ये हमें पता चल गया कि द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। दिस मीन द ऑब्जेक्ट इज कमिंग टूवर्ड अस, एंड whenever the object come closer to the observer, so हम जो नीचे नेगेटिव साइन रखते हैं। सही। सो यहाँ पे अगर हम कर लें, सो 1600 डिवाइडेड बाय, सॉरी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 1640 डिवाइड बाय 1600 एंड 330 डिवाइड बाय 330 माइनस बी एस। सही है। देखो अब यहाँ से ना दो किस्म के बच्चे होंगे, एक तो ये है कि जिनको कैलकुलेशन यहाँ से आगे की समझ में नहीं आएगी। सही। सो उनके लिए आसान तरीका ये है कि भाई पहले 1640 को कैलकुलेट कर लो आराम से, 1640 डिवाइडेड बाय 1600, राइट। सो ये आपके पास आ रहा है 1.025। किसी को राउंड ऑफ मत करना प्लीज, 1.03 मत कर देना। सही, 1.025 रहने देना। सही है। यहाँ पे हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय वी एस। सही, इसको उधर लेके जाओगे, सो 1.025 टाइम्स 330 माइनस बी एस इज इक्वल टू 330, राइट। अच्छा जी, मल्टीप्लाई करोगे, सो 130, 330 इंटू 1 पॉइंट, ओके, सो 330 इंटू 1.025, सो मेरे पास आ जाएगा 338.25 माइनस 1025 ऑफ वी एस इज इक्वल टू 330। सही है। अच्छा जनाब, अब तुम इस चीज को उधर फेंक दो, 330 को इधर ले आओ। सही है। तो -330, सही है, 8.25, और 8.25 डिवाइडेड बाय 1.025, सो आई एम गेटिंग 8.04। सो 8.0 की ले लेते हैं। सही है। सो ये मेरे पास जो है इसकी स्पीड आ रही है, राइट। यहाँ से आगे तुम्हें स्टेप नहीं समझ में आते तो मैं बता दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आगे मैंने ये किया, 338.25 माइनस 330 इज इक्वल टू 1.025। सही है। सो ये हो रहा है 8.25। सही है, डिवाइडेड बाय 1025 इज इक्वल टू वी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। सॉरी, ये सोर्स ही है। सही। सो ये हमारे पास 8 सही हो गया। अच्छा जी, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। देखो तुम गोल गोल घूम रहे हैं ना, सामने वाला बंदा गोल गोल घुमा रहा है, तो जब लाउड स्पीकर जो है ना उसके करीब आएगा, यानी अगर तुम इसको, ये मान लो ये इस सर्किल के अंदर ना वो गोल गोल घूम रहा है। सही। और यहाँ पे आपने ऑब्जर्वर खड़ा किया हुआ है। सही है। सो जब वो इस तरफ को जा रहा होगा, तो जब वो इस तरफ को जा रहा होगा तो उसको फ्रीक्वेंसी लार्जर सुनाई देगी, और जब वो इधर आ रहा होगा तो उसको फ्रीक्वेंसी लेसर सुनाई देगी। सही है। सो बस ये फ्रीक्वेंसी में इस तरह का चेंज आ रहा होगा। सही है। सो हम ये कह रहे हैं कि भाई व्हेन लाउड स्पीकर मूव टुवर्ड द ऑब्जर्वर इन circular path, he heard loud sound. Say, and when it moved away
he heard low sound. यानी repeated repeated loud and low sound will be heard, will be heard. सही, ऐसा ऐसा होगा। देख लेते हैं क्या कहानी दे रहे हैं। लाउडर, अच्छा जी। But in loudspeaker move toward the observer, causing it to rise in higher frequency. Okay, frequency की टर्म में दे रहे हैं, क्या हमने बोला था frequency की टर्म में दो। अच्छा, ओके सॉरी, frequency to heard a louder sound। आप अच्छा, लाउडर साउंड हम कहते हैं लाउड फ्रीक्वेंसी, या हम कहते हैं ये लाउडर साउंड नहीं होता, हायर फ्रीक्वेंसी हम हमें सुनाई देती है, राइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली रिलेटेड टू पिच। सो पिच हाई होती है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होता है, वो हाई नहीं होता, तो ये गलत लिखा है मैंने, इसको जरा करेक्ट कर लेते हैं। So the loudspeaker moved toward the observer in the circular path. He heard greater frequency sound, and then when it moved away, he heard low frequency sound. The repeated loud and low frequency will be heard. सही है, इसी frequency mention करना जरूरी है, उसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है, सही। हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी, रिपीटेड हाई, ओके, ये हमने ये सारी बातें लिख दी। इसकी हम एग्जाम रिपोर्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन ही बढ़ चुका है, यस। अच्छा जी। There were many references to the wavelength when values being used for a time period. Okay, some candidate wrote down all of the correct figure, but with no explanation of the subject being calculated either in word or symbol. मैंने symbol लिखा है। Say in assure that question, it is important to justify each step to gain full credit. सही है, अच्छा जी। तो मैंने ये 1 wave इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिख दिया, सही है, 0.25। अच्छा, तुम जितना तुम ज्यादा इसके अंदर लिख दो तो वो बेहतर है तुम्हारे लिए, सही है। सो ये मेरे पास जो है ना, ये दिस इज द टाइम पीरियड, इसको इसको या ना इस तरह से लिख दो टाइम पीरियड, ताकि उसको पता चल जाए कि भाई हाँ, टाइम पीरियड। सेफ साइड के लिए ये लिख दो टाइम पीरियड, के टाइम पीरियड तुमने इस तरह से कैलकुलेट किया, फिर उसको आगे फ्रीक्वेंसी, अभी पूरा फॉर्मूला तुमने लिखा उससे, वो फिर तुम्हें नंबर देगा, सही है। अच्छा जनाब, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट वर एबल टू स्टार्ट द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉर्मूला पेज में गिवन होता है, ऊपर जाओगे देखोगे तो मिल जाएगा। A significant number of candidates were unable to substitute the values into the formula to agree with the situation described in the question। यानी वो करीब आ रहा है, राइट, तो हमने दूर जाने का फॉर्मूला लगा दिया, नीचे प्लस लगा दिया तो गलत हो जाएगा। कैंडिडेट नीड टू नो व्हेन द सोर्स इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर, द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्मूला must be this। सही है। Some candidates substituted the speed of the sound and the some try to use v equals to f lambda। इससे नहीं होगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे वो मूविंग है, सही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, राइट, सो यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला। अच्छा, लास्ट पार्ट में क्या कहता है कि a large number of candidates simply refer to the position of the source relative to observer affecting the frequency। Statements such as closer to the speaker uh, is to the observer, the higher the frequency, were not given credit। Okay। Other statement, अच्छा दोबारा पढ़ लेते हैं। Statement such as the closer the speaker is to the observer, the higher the frequency। अच्छा, सिर्फ क्लोज होने से हायर फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देगी, अगर वो मूव करते हुए क्लोज आएगा तो वो हाई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, राइट। अगर वो रखा हुआ है तो फिर, अगर वो करीब भी रखा हुआ है तो वो हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, मतलब अगर तुम स्पीकर के करीब खड़े हो या स्पीकर से दूर खड़े हो, तुम्हें सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी, लेकिन उसकी लाउडनेस में फर्क होगा। याद रखना प्लीज, लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी अलग अलग चीजों से रिलेटेड होता है। लाउडनेस में कितना चीख के सुनाई दे रहा है, कितना जोर से सुनाई दे रहा है, दिस इज लाउडनेस, राइट। अगर तुम करीब खड़े होगे तुम्हें जोर से सुनाई देगा, दैट इज लाउडनेस। अगर तुम दूर खड़े होगे तुम्हें हल्की आवाज में सुनाई देगा, दैट इज कम लाउडनेस, राइट।
लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। यानी आवाज अगर लड़का बोल रहा है तो वो तुम करीब खड़े होगे तब भी लड़का ही बोलेगा, दूर खड़े होगे तब भी लड़का बोलेगा, राइट। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस। अगर लड़की बोल रही है तो वो करीब खड़े होगे तब भी लड़की बोलेगी, दूर खड़े होगे तब भी लड़की बोलेगी, क्योंकि हर बंदे की एक अलग फ्रीक्वेंसी की आवाज होती है, राइट। तो इसलिए मैंने लड़का और लड़की की कही। ऐसा नहीं होगा कि तुम दूर खड़े हुए हो तो तुम्हें लड़के की आवाज सुनाई दी, करीब आ गए तो फिर जो है ना वो तुम्हें लड़की बन गया, ऐसा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट। क्योंकि अगर लड़का लड़की की आवाज सुन लोगे तो दोनों की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, राइट। तो खैर, अच्छा जनाब, सो other statement that were not relevant suggested that the sound would be louder or softer। ये मैंने louder का वर्ड इस्तेमाल किया था, मैंने बाद में काट दिया क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी loudness से रिलेटेड नहीं होती। और as made no reference to how the frequency heard by the observer different from the how the frequency of the source, right। so ये सब चीजें बता दी। अच्छा जी, आ जाओ भाई, आगे चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय द डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। डिफ्रैक्शन हम कहते हैं कि भाई स्प्रेडिंग ऑफ वेव आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लिट। सही है। तुमसे कहते हैं कि लेजर लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 500 nanometer is incident normally on the diffraction grating. The resultant diffraction pattern has diffraction maxima up to and including the force order maxima. Okay, calculate for the diffraction the minimum possible line spacing. Okay, तो इन्होंने फोर यानी इन्होंने एंगल नहीं बताया हुआ है, लेकिन आपको एंगल यहाँ से पढ़ के खुद ही पता चल जाएगा कि एंगल यहाँ पे 90 होने वाला है। सही है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स वो कर रहे हैं। सही है। सो हमने कह दिया कि भाई थीटा शुड बी 90। सही है। फॉर मैक्स नंबर ऑफ मैक्सिमा। सही है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा के लिए थीटा शुड बी 90। सही है। एन फिर हमने लगा दिया एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। सही है। सो एन हमारे पास आ गया 4, लैम्डा हमारे पास है 500 नैनोमीटर एक्सपोनेंट -2, -9 सॉरी, एंड डी इज अननोन, साइन 90 इज 1। सही है। सो ये आ गया डी। निकाल लेते हैं। 4 into 5 exponent -9। Okay, so I am getting 2 exponent 2.0 exponent -6। सही हो गया। Okay जनाब, in the light in B is now replaced by a red light। Instead of whether the this likely to result in the formation of the fifth order maxima or not। Okay, so हमारे पास जो है एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा था। सही है। और लैम्डा इज, तो ये रिलेशन आपके पास बन गया। सही है। यानी डी साइन थीटा तो कांस्टेंट है क्योंकि apparatus आप चेंज नहीं करो। सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। सो अच्छा, पहले जो हमारे पास लाइट है वो समहाउ ग्रीन ग्रीन के आसपास होगी। सही है, 500 नैनोमीटर है। और रेड जो होता है वो 700 नैनोमीटर होता है। सो यू आर इंक्रीजिंग द वेवलेंथ, सो दिस मीन नंबर ऑफ ऑर्डर विल डिक्रीज। तो फोर्थ ऑर्डर भी नहीं बनेगा, फिफ्थ ऑर्डर तो मुश्किल है, फोर्थ ऑर्डर भी नहीं बनेगा, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ की वजह से ये नहीं बनेगा। सही है। Red light has longer wavelength, and wavelength is inversely proportional to is, लिख देते हैं थोड़ा लंबा कर देते हैं, is inversely proportional
Okay. So wavelength is inversely proportional to lambda. Sorry, number of order to order. सही है. So lesser order will form, hence. अब देखो क्वेश्चन में उसने पूछा फिफ्थ बनेगा नहीं बनेगा, इधर उधर की नापने का फायदा नहीं है, तो तुम बोल दो फिफ्थ नहीं बनेगा. राउंड एंड राउंड का कोई फायदा नहीं है, सेंटर की बात बोलनी सही है. सो हेंस फिफ्थ मैंने थोड़ी सी लंबी कर दी है इधर उधर की घुमा के. सो इतनी नहीं करना सही. मैं इसलिए लंबी कर रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा हूँ. सही है. हेंस फिफ्थ ऑर्डर विल नॉट फॉर्म. सही हो गया. चलो परफेक्ट है. इसकी आसान से भाई, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था. सही है. अच्छा जनाब, वेव इंसिडेंट ऑन. अच्छा इंसिडेंट ये लिख रहे हैं, स्प्रेड ओके. फॉर्मूला लगा दिया, सही आ रहा है. एक नंबर फॉर्मूले का है, एक नंबर इस चीज़ के लिखने का है. सही है, वो हमने लिख दिया था. वेव हाँ सही है, लॉन्गर है. इट्स अप टू यू के वेवलेंथ लिखना चाहो या ना लिखना चाहो. रेड लाइट सही, कैन नॉट बी फॉर्म्ड. ओके. Examiner report. Majority of the candidates were able to gain at least one mark. Many candidates use the word bending rather than spreading. सही है. बेंडिंग रिफ्रैक्शन हो जाएगी फिर. सही है. एंड हेंस did not distinguish between the refraction and diffraction. Okay. Another common error was to state when the wave passes through an obstacle rather than to mention the edge of an obstacle. Okay. So direct obstacle मत लिखो, edge लिख दो, ज़्यादा बेहतर है. सही है. अच्छा जी, this was done well by most of the candidates. Some candidates would have benefited from providing more explanation to accompany their figure. A common error was to confuse the line spacing with the number of lines per length. मतलब 1/d वाले जो सीन होते हैं, d is equals to 1/d. Some calculated the former and then gave the latter as their final answer. Okay, ये पता नहीं क्या कहना चाह रहा है. The majority of the candidate correctly said that the wavelength of the red light is longer. वो वही कहानी है. सही है. A significant number of candidates who did state the wavelength of the red light is longer went on wrongly suggested that there would be more order due to there being less diffracted. Okay. So वो गलत हो जाएगा. अच्छा जनाब, तुमसे कह रहे हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस बता दो. सही है. अच्छा. वर्क डन. मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है तो बता दो, ऐसे ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हम बताना चाहें तो ये हो जाएगी. फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म. सही है. लाइट भी हो सकती है, साउंड भी हो सकता है, हीट भी हो सकती है. राइट, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसने पर्टिकुलर सर्किट रेफर नहीं किया हुआ. अगर कोई पर्टिकुलर सर्किट रेफर किया होता और एनर्जी चेंजेस पूछे तो हमें उस सर्किट के अंदर रेजिस्टर ज़्यादा लगे होते हैं, तो हमें फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू हीट ही कहने होते हैं. अदर फॉर्म. सही है. पर यूनिट चार्ज. सही. थ्रू द कंपोनेंट या अक्रॉस द कंपोनेंट. सही है. तो हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट होता है, और ईएमएफ जो है वो थ्रू आउट द बैटरी या थ्रू आउट द सर्किट होता है. राइट. थ्रू अक्रॉस द कंपोनेंट. डेफिनेशन देख लेते हैं कि सही हमने लिखी है. वर्क डन और एनर्जी पर यूनिट चार्ज खत्म. ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म, ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है. इसका मतलब है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम लिखना चाहो नहीं लिखना चाहो तुम्हारी मर्जी. The correct statement was given by minority of the candidate. Most candidates related the potential to work done or energy transferred, but did not write per unit charge. Right, per unit charge important है, work done per unit charge was important है. Right, एनर्जी वाली जो फॉर्म है वो तुम्हारे ऊपर ऑप्शनल है. अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि बैटरी ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 14 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड. ओके. सो सीरीज. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज के अंदर लगा हुआ है. राइट. सो अगर तुम पैरेलल सर्किट को सॉल्व करोगे, यानी ये सर्किट इस तरह से तुम्हें देखना चाहिए. ये S6 वाला, और ये जो है दूसरों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है. यहाँ पे उन्होंने कहीं पे स्विच लगा हुआ है.
So this is R1 and this is the parallel combination of R2 and R3. सही तुमसे कह रहे हैं कि R1 and R2 are fixed resistors of the resistance. Okay, R3 is a variable resistance which S is closed. अच्छा जी, the calculate the current in the battery when the resistance of R3 is set at 0. सही है, जब तुमने इसको क्लोज किया, सही है, और इसकी रेजिस्टेंस तुमने जीरो कर दी, तो करंट यहाँ से आएगा, यूं जाएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि करंट इन पैरेलल ऑलवेज चूज द लीस्ट रेजिस्टिव पाथ, ऊपर से नहीं जाएगा। सही। सो करंट नीचे से जाएगा तो तुम वो ले लो। सही है, यहाँ पे लिख लेते हैं, करंट इन पैरेलल चूज लीस्ट रेजिस्टिव पाथ। राइट, ये हो गया। अच्छा जनाब, अब क्या करोगे कि तुम्हारे पास वी इक्वल्स टू आई आर लगा दो। सही है, तो बेसिकली तुम्हारे पास जो है ना सर्किट इस तरह से बना हुआ है। यहाँ से करंट यूँ आएगा और यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये स्विच लगाएगा और ये यूँ चले जाएगा। राइट, सो ये सिर्फ 6 ओम की है और ये 14 की बैटरी लगाई हुई है। सो 14 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू आई। सही है। सो ये तुम्हारे पास बन जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 6, सो इट्स 2.3। सही हो गया, एट 24। सही है। अब जब तुमने 24 कर दिया तो अब जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा, यानी अब तुम्हें जो सर्किट दिखना चाहिए वो तुम्हें इस तरह से दिखना चाहिए। ये 6 तो रहेगा, ये भी रहेगा, और ये भी रहेगा। राइट। सो तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले तो इसका हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना होगा। सही है, तो ये तो हो जाएगा 1/12 प्लस 1/24। सही है, इज इक्वल टू 1/r। सही है, तो 2/12, 2/24, 3/24, 24/3, 8। सही है, तो आर पैरेलल की आ रही है 8। राइट, so now this simplifies to this circuit with 6 hairs and 8 hairs, right? And V equals to IR लगा दो। सही है, तो अच्छा ये वाली चीज तुमने करके दिखानी होगी, राइट? तो पहले तुमने वो करके दिखानी, मैंने करके दिखा दी। सो वोल्टेज है 14 का डिवाइडेड बाय, अब करंट आ रहा है 14 का, इज इक्वल टू ओ रेजिस्टेंस 14 का, ये करंट 1 एम्पियर का आ रहा है। राइट। चलो भाई, ये नहीं मट गया। Use your answer in B part 1 to calculate the change in the total power produced by the battery when the resistor R3 is changed from 0 to 24. Okay. तो पावर निकाल लेते हैं। तो पावर, ओके, व्हेन R3 इज 0। सही है, तो पावर इज इक्वल टू वी आई लगा लेते हैं। वोल्टेज तो 14 का ही है, करंट 2.3 का आ रहा था। सही है, और जब पावर पावर व्हेन R3 इज 24, तो P इज इक्वल टू वी आई लगा देते हैं। सही है, इक्वेशन लिखते रहना, नंबर मिलेगा उसका 14 × 1। सही है। तो यहाँ से तो 14 ही आ गया, यहाँ से देख लेते हैं कितना बन रहा है। तो दिस इज 32.67। सही है, और -14 अगर हम कर दें तो 18.719 आ रहा है। सही। अच्छा जी। अच्छा जनाब, आगे तुमसे कहानी कंटिन्यू करता है, बोलता है कि स्विच एज इन द फिगर इज नाउ ओपन। बोले तो
ये वाला वेरिएबल रजिस्टर हो गया बेकार अब, ठीक है, क्योंकि ओपन है तो इसका मतलब है ऊपर वाला पाथ कंटिन्यू होगा, यानी सर्किट अब तुम्हारे ध्यान में ये आना चाहिए। बस नीचे वाला सर्किट नहीं है, सही है, तो दिस इज 6 एंड दिस वाज आई थिंक 12। so this is 12, this is 6, this is 14। अच्छा जी, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट सेम होने वाला है, सही है। रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आर मेड फ्रॉम द सेम वायर बोले तो रेजिस्टिविटी सेम होने वाली है, और एन सेम होने वाला है, सही है। नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज करिए और जो रेजिस्टिविटी है वो सेम होने वाली है। सम डाटा फॉर दीज रेजिस्टर्स आर शोन इन द फिगर 6.2। क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है तुम्हें, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एन तुम्हें दे रखे हैं, तो तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास। ओके, सही है जनाब। अगर तो सेम वायर है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, मैंने अंग्रेजी गलत पढ़ ली। R1 एंड R2 आर मेड फ्रॉम मेटल वायर। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि सेम मेटल वायर है, अगर सेम होते तो फिर ये एन सेम होता, मैं वही देख रहा था क्या यहाँ पे जो डिफरेंट है। मैंने तो ऊपर कुछ और बता दिया, तो सेम नहीं है तो इसका मतलब है रेजिस्टिविटी सेम नहीं होने वाली है। लेकिन सीरीज सर्किट है, करंट सेम होने वाला है, सही है, तो तुम लगा दो कि आई इन R1 ओवर एन ए क्यू is equals to drift speed in R1 divided by I in R2 divided by NAQ और over V of R2। सही हो गया, सेम है, ये भी सेम है, कैंसिल कर दो, सही है। बाकी के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आ जाओ। 1 ओवर R1 का जो N है वो N ही के फॉर्म में रखा हुआ है, R1 का जो A है वो A ही के फॉर्म में, और क्यू की फॉर्म में, और R2 में जो है एन जो है वो 0.5 ऑफ एन है, सही है, और ए जो है वो 1.8 ऑफ ए है, एंड क्यू सेम है तो क्यू से क्यू भी तुम कैंसिल कर सकते हो, तो क्यू लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको भी कैंसिल कर, सही है। तो ये तुम्हारे पास कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सो यू आर एक्चुअली लेफ्ट विद 1/1, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय दिस होल थिंग, ये पूरी चीज डिवीजन के अंदर है, सही है। तो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इंटू 0.5 इंटू 1.8, यानी 0.9 का रेशो बन जाएगा, सही हो गया। अच्छा ये 2SF के अंदर दे दो, चलो हो गया, निमट गया, निमट गया। अच्छे जनाब, तुमसे कहते हैं करंट हमने निकाले थे 2.3, सही है, तुमने इक्वेशन यूज कर ली, दोनों में से कोई भी चल जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल रेजिस्टेंस तुमने निकालनी है अलग से, राइट। करंट आ गया एंड पावर आ गया, आई होप तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ये भी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तुम्हें बस सिर्फ ये वो अंडरस्टैंड करना था कि स्विच बंद करने या खोलने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा करने से क्या होगा, अगर तुमने ये सोच लिया तो फिर तुम निपटा लोगे, सही होगा। एग्जामिनर बोर्ड देखते हैं। Setting the resistor R3 to 0 create a short circuit, but a large number of candidates treated it as an open circuit। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये कि मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, सही है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो करंट आने के बाद जो नीचे जा रहा है, सही है, वो नीचे जा ही इस वजह से रहा है बिकॉज वी हैव द लेस रेजिस्टिव या लीस्ट रेजिस्टिव पाथ नीचे वाला, सही है, जिसको वो शॉर्ट सर्किट कहते हैं, सही। जब भी अगर तुमने कभी शॉर्ट सर्किट का नाम सुना होगा कहीं पे जहाँ पे आग लग जाती है या कहीं भी शॉर्ट सर्किट से लाइट चली जाती है, तो उसमें बेसिकली वजह यही होती है कि कोई ऐसा कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है कि जिसकी वजह से जो है ना रेजिस्टेंस सडनली बहुत कम हो जाती है और मैक्सिमम करंट उस पास से फ्लो करता है, इवेंचुअली जो है ना वो मैक्सिमम करंट जो है ना वो आग लगा देता है, या फिर जो है ना वो मैक्सिमम करंट की वजह से कुछ कोई भी चीज़ खराब हो जाती है, सही हो गया। तो ये हमारे पास अच्छा, वो जो ओपन सर्किट कह रहे हैं, ओपन सर्किट का मतलब है कि तुमने इस लूप को कंसिडर ही नहीं किया, सही है, तुमने इसको कंसिडर ही नहीं किया, तुमने ऊपर वाले को कंसिडर किया, यानी 12 को ले लिया इन 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 पैरेलल, सही है, तो ये गलत हो गया। अच्छा जनाब,
Candidate treated it as open circuit and therefore incorrectly calculated the resistance to be 18 rather than 6, right? नीचे वाला ओपन सर्किट लिया हुआ है, तो ऊपर वाला जो 6 जो 12 की रेजिस्टेंस है, यानी ये जो 12 की रेजिस्टेंस है, तुमने इसको सीरीज के अंदर मान के इसके साथ तुमने काम निपटा दिया है, वो गलत हो जाएगा, सही। अच्छा जी, द मेजोरिटी वर एबल टू कंबाइन रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड कैलकुलेट द करेक्ट करंट। ओके, मेजोरिटी कैलकुलेट द, ओके, पावर भी हमने सही निकाल ली है। आखिरी पार्ट है, majority of the candidate calculate the correct answer for the ratio of the average speed. The inverse ratio was sometimes given as the answer due to the error in the manipulating fraction. A common error was to substitute the two different values of the current for the series resistors. Okay, तुम्हें पता है कि सीरीज रेजिस्टर तो सेम करंट होना चाहिए, राइट? डन। निबट गया। आगे आ जो आखिरी पार्ट है, आखिरी क्वेश्चन है, स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन हेड्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हेड्रॉन्स जो होते हैं वो आपके पास जो है क्वार्क से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्वार्क से नहीं बनते। हेड्रॉन्स जो होते हैं फंडामेंटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फंडामेंटल नहीं होते। हेड्रॉन्स जो होते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वीक फोर्स होते हैं, सही है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल, सही है। हेड्रॉन्स आर नॉन फंडामेंटल, सही हो गया। इसी जैसे बाकी भी दो चीजें मैंने बताई थी, वो भी देखते हैं मार्किंग की मैं क्या सारी चीजें एक्सेप्ट करें नहीं करूँ। चलिए, द core composition ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तुम्हारे पास होता है अप अप डाउन, न्यूट्रॉन तुम्हारे पास होता है अप डाउन डाउन, ये तुम्हें याद होना चाहिए। यूज योर आंसर इन ए कंपार्टमेंट टू डिटरमिन द core composition ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो अल्फा कंटेन टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन, सही है। एंड तुम्हें पता है कि एक प्रोटॉन के पास दो अप और एक डाउन है, तो तुम उसको मल्टीप्लाई कर दो, सही है। तो तुम्हारे पास आ जाएंगे 4 अप एंड 2 डाउन, राइट। और तुम्हारे पास न्यूट्रॉन है, तो तुम्हारे पास अप डाउन डाउन, सही है। तो 2 अप एंड 4 डाउन, राइट। सो इन टोटल 6 अप एंड 6 डाउन, 6 अप एंड 6 डाउन, सही है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी की हुई है, पार्टिकल फिजिक्स की, तुम्हें अगर ये समझ में नहीं आता है तो तुम वहाँ से देख भी सकते हो। अच्छा जी, सो द रिजल्ट्स ऑफ अल्फा particle scattering experiment provide evidence for the structure of the atom. The vast majority of alpha particle passes through the metal foil are uh, deviated by a small angle. सही है। A very small minority of alpha particle are scattered through the angle greater than 90. State what is what may be inferred from result one and result two, मतलब तुम्हें ऑब्जर्वेशन वगैरह बताने। तो ये सो पहले से तुम्हें यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई मोस्ट वास्ट मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू स्ट्रेट थ्रू। तो उससे तुम्हें पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, सही हो गया। अच्छा जी, रिजल्ट टू से तुम्हें पता चल रहा है वेरी स्मॉल स्फेरिड थ्रू एंगल लार्जर देन 90 डिग्री। तो उससे तुम्हें ये पता चल रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास ये पॉजिटिव है, सही है, और यहाँ से तुम्हारा अल्फा पार्टिकल आ रहा है और वो अब 90 डिग्री तुम्हारे पास ये होगा, राइट। तो ये 90 डिग्री होगा। सो अगर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री जा रहे हैं, यानी रीबाउंड, सॉर्ट ऑफ रीबाउंड हो रहा है, सही है। मतलब अगर मैं ये एक्सिस बना रहा हूँ इधर, लाइक दिस, सही, अल्फा पार्टिकल को किसी और कलर से लिया, तो अब अल्फा पार्टिकल आ रहा है और ये बेंड होके ग्रेटर देन 90 जा रहा है। सो दिस इज 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 जा रहा है, इसका मतलब है कि देर मस्ट बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट, दैट रिपेल द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस, दैट कॉजेज द एंगल टू बी ग्रेटर देन 90, राइट। तो तुम कह सकते हो कि भाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, सही हो गया। एंड अच्छा, हमें डिफ्लेक्शन से, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री से, तो हमें ये पता चल गया कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे अ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी, इससे हमें ये पता चल रहा है कि बहुत छोटा सा न्यूक्लियस है, सही है। यानी पॉजिटिवली चार्ज का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट, सेंटर में। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज एंड द चार्ज
and mass are concentrated in the center, in the center, right? तो ये कहानी सही हो गया। आ जाओ जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, हेड्रॉन नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, लेप्टॉन फंडामेंटल है। ओके, हेड्रॉन मेड ऑफ क्वार्क, लेप्टॉन नॉट मेड ऑफ क्वार्क, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंडक्शन, और ओके सही है, बता दी, तीन चीज बताई दी। तो ये आसान सी चीजें बच्चों ने रट्टा लगाओगे, ये भी रट्टा लगाओगे। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्टेट, सही हमने बता दिया, क्योंकि स्ट्रेट जा रहे हैं, कोई पाथ नहीं है, कोई रोकने वाली चीज नहीं है। सही, और द न्यूक्लियस वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम। ओके, ये ज्यादा आसान है ऊपर वाला। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, सही है, ये सारी चीजें रट्टे वाली हैं, हमने लेक्चर के अंदर कवर की हुई है। द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, ओके सही हो गया। सही है जनाब, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट देख लेते हैं, नहीं बढ़िया है क्वेश्चन। अ माइनॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट वर एबल टू गिव अ करेक्ट डिफरेंस द सिग्निफिकेंट नंबर कंपेयर द मास ऑफ द टू टाइप ऑफ द पार्टिकल बाय कंपेयरिंग द प्रोटॉन विद द इलेक्ट्रॉन, हाउएवर दिस कंपैरिजन इज नॉट वैलिड फॉर हेड्रॉन्स एंड leptons, राइट, बिकॉज हेड्रॉन्स और leptons की पूरी फैमिली है, राइट। हेड्रॉन के अंदर सिर्फ प्रोटॉन नहीं आता, या सिर्फ प्रोटॉन ही पूरे हेड्रॉन्स को रेफर नहीं करता। Proton is just a member of this family called hadron. I mean, electron is just a member of the lepton family, right? Some stated the hadron experiences the strong force, but then went uh, on to suggest that only lepton experience the weak forces. No, typical. सही। अच्छा जनाब, so this question was generally well answered, सही है। There were many correct answers. The majority of the incorrect answer were due to either to the lack of the knowledge of the constituents of alpha particle, यानी दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन तुम्हें नहीं पता है तो फिर तुम फंस जाओगे, or to incorrectly combining the answer in B का part 1 with the number of the proton and neutron in alpha particle। वो सारी चीजें टू टू का मुरब्बा मत बना देना, सही, वो यहाँ पे मना कर रहा है। A minority of the candidate gave the correct response. Very few candidates compare the size of the nucleus with the size of the whole atom. वो हमने भी नहीं किया। There was a significant number of who seemed to have the misread the question and gave the description or the properties of alpha particle, right? O levels के अंदर तुम पढ़ते हो, A levels के अंदर नहीं। Only a small number of candidates referred correctly to the both the charge and the mass of an atom। ओहो, क्या बात है, आपके भाई ने लिखा है यार। Very few refer to the nucleus, and many describe the concentration of the charge or mass to be in the center. There were again many answers given some of the properties of alpha particle, right? तो ये मत करना, alpha particle या और चीज़ की प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड नहीं है। सही हो गया। तो चलें, यहाँ पे हमारा पेपर हो गया एंड, और ओके दैट्स इट।